पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था और मुझे आशा है कि आप इसका आंसर दे सकते हो। पर आप देखो कि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अच्छे हैं, ऑप्शन अच्छे हैं। इसके क्वेश्चन जो है ना वो इजी या हार्ड ऑप्शन से होता है, ठीक है। उसके ऑप्शन ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सही बात है, ठीक है ना। तो आप पहले मुझे आंसर बताओ और फिर हम देखते हैं कि क्या इसका हुआ होगा। आप बोल रहे हो बी, ठीक है। और बाकी जनता क्या कहना चाहिए? बी, बी। और आप बताओ, आप बताओ। बी और डी में से तो दोनों तो नहीं आप लगा सकते, पर चलो ठीक है, बी और डी आप 50-50 किसी पे आ गए, आप बी डी, बी या डी, ठीक है। तीसरी चीज और कोई? डी, डी। और बताओ, डी, डी, बी, बी और बी। और अब तुम्हारा वो जो एक तुम्हारा जो टॉस बेरर था वो चला गया, तो उसका आंसर तुम कॉपी नहीं कर रहे हो, है ना? नहीं तो वो बोलता था तो तुम सब वही एक ही करते थे। नहीं सब हम नहीं करते। अच्छा बताओ, वैसे उसके भी बहुत सारे गलत होते थे। अच्छा और बताओ, और कितने बच्चे हैं? और बताओ ना, सबने ज्योग्राफी तो स्टार्टिंग से पढ़ी है ना? आप बताओ। बी, ठीक है। आप बताओ, पीछे बता दिया आप। बी, आप सक्षम? बी, आप सब सब एक डी, एक डी, एक ही। अब आप ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है कि ड्यूरेशन है, ये नाइट और डे का ड्यूरेशन टाइम का, कि समर आ गए हैं तो दिन लंबे हो गए हैं, विंटर आ गई है तो रात लंबी हो गई है, वो सब किसकी वजह से है? ये चीज पूछ रहा है ना, ये चीज पूछ रहा है। अब ऑप्शन देखो, अब उसके पहली चीज क्या कह रहा है? अर्थ रोटेशन ऑफ पहले देखो ये सन, पहले हम पूरा ऐसे बना के चलते हैं कि ये ऐसा इलिप्टिकल पाथ अर्थ का, ठीक है। उसमें हमारा अर्थ ऐसे है, मानो ऐसे टिल्ट पे है, ठीक है। ऐसे आप हर जगह बनाएं ताकि आपको अच्छे से याद आए कि हमने क्या पढ़ा। ऐसे पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी ना। फिर वो पहला ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है? देखो क्या कह रहा है? अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। उससे आप बताओ क्या होगा? उससे तो सिर्फ ये होगा कि दिन और रात होगी, है ना। उसका ड्यूरेशन लंबा होना है छोटा होना, उसके अपने एक्सिस पे रोटेट करने से तो नहीं होगा। आप खुद सोचो, वो आज अभी मैं यहाँ हूँ और फिर मैं यहाँ हो गया, तो उससे तो कोई चीज नहीं पड़ रही कि दिन लंबा या छोटा हो जाए। आप बताओ, कोई चीज उससे कोई फर्क पड़ रहा है? आप दूसरी चीज देखो, सेकंड चीज क्या कह रहा है? हाँ, आप देखो कि अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, यही कह रहे हैं। आप देखो इलिप्टिकल मैनर होने की वजह से क्या होता था? इलिप्टिकल मैनर होने की वजह से कभी ऐसा होता था कि वो अर्थ जो है वो सन के बहुत पास है, और कभी जो है वो अर्थ सन के बहुत दूर है। यही सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने देखा कि इस यहाँ पे होती है तो, और यहाँ पे होती है तो, ठीक है। यही चीज देखी थी कि अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। उसमें हमने क्या देखा था? मानो कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और यहाँ पे इस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर है, और फिर ये घूमा इसने ऐसे ऐसे करके, तो मानो अब ये यहाँ से इतनी दूरी पे था, ये यहाँ से इतनी दूरी, तो ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। ये वाली चीज हो सकती है, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि इक्विनॉक्स होना और स्प्रिंग सॉलिस्टिक्स होना, वो सारी चीजें तो क्योंकि अर्थ इलिप्टिकल मैनर में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से, है ना। सही बात है ना। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाओ। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस की आप देखो, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस की वजह से कहीं पे
दिन और रात के बीच में, पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से फिर से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको दिया। एक बार फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, जोर से बोलो। Variation in the length of day time from season to season or day to ठीक है, क्या कह रहा है? variation in the length of day time from season to season. सीजन टू सीजन क्या? Season to season or day to. ठीक है, अब लैटिट्यूड मानो कि आप एक चीज यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर है, तो सूरज जल्दी निकल सकता है, बाद में निकल सकता है, लेकिन वो ड्यूरेशन लेंथ ये वाली चीज होना थोड़ी मुश्किल है। मैंने क्या कहा था कि कहीं पे जल्दी सनराइज हो जाएगा, कहीं पे जल्दी सनसेट हो जाएगा, ये वाली सारी चीजें हमने किसकी वजह से देखी थी? लैटिट्यूड की वजह से देखी थी। क्या देखा था? टाइम जोन अलग अलग होंगे, ऐसी कोई चीज देखी थी? अलग अलग टाइम जोन देखे थे, देखा था? ठीक है, आप एक बार फोर्थ ऑप्शन की तरफ आओ। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, लेकिन एक टिल्टेड एक्सिस पे कर रही है, ऐसा कह रही है। आप बताओ ये टिल्टेड एक्सिस पे होने से क्या हमने पढ़ा था कि अगर सीधी होती तो क्या होता और अगर टिल्टेड है तो क्या है? पहले आप सब याद करो, फिर तो आप पहुंच पाओगे आंसर क्या है ना? पहले एक बार कॉन्सेप्ट याद करो, हमने पढ़ा क्या क्या था। मैंने आपको कहा था अगर अर्थ सीधी होती तो क्या होता और अर्थ टिल्टेड है उसकी वजह से क्या हुआ है, याद करो। ये चीज मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई। मैंने आपको बोला था कि अर्थ अगर सीधी होती तो क्या होता और अर्थ टिल्टेड है उसकी वजह से क्या हुआ है, एक बार याद करो। एक मिनट, आप पीछे मत जाओ कि आपको पीछे से देखना पड़ेगा, आप थोड़ा एक बार याद करो कि मैंने आपको एक डायग्राम बनाई थी और उसमें बताया था कि अर्थ अगर सीधी होती तो क्या होता और अर्थ अगर टिल्टेड है उसकी वजह से क्या चेंजेस आए, याद करो। आप सबने पढ़ी है ना क्लास? सबने पढ़ी है ना क्लास? एक बार याद करो। पहले आपको सारी चीजें याद होगी तभी आप क्वेश्चन करोगे। पहले आप याद करो कि अगर आपको ये वाला ऑप्शन गलत मार्क करना है कि ये वाला ऑप्शन गलत है ना? अगर आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत मार्क करना है तो पहले आप याद करो कि टिल्ट होने की वजह से हमने पढ़ा क्या था, एक बार याद करो। 2 मिनट और याद करो। याद आया? सर वो वाली जो आपने बताया था जहाँ पे सूरज की रेज मतलब कहीं पे ज्यादा पड़ती है और कहीं पे कम पड़ती है, वो वाला कंसेप्ट। हाँ आया, क्या पढ़ा था? मैंने क्या कहा था कि अगर अर्थ सीधी होती थी और अगर अर्थ टिल्टेड होगी तो उससे क्या होगा? जल्दी कैसे पूछ जाते हो आप और ऐसे भूल रहे हो कि पता नहीं कौन सा सवाल दे दिया और इसकी वजह से क्या हो गया। जो फेस सन की साइड पर टेंपरेचर वहां बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा था कि ये अर्थ ऐसी है और ये अर्थ फिर ऐसी है और सन तो यहाँ पे है। फिर मैंने क्या कहा था कि अगर सीधा होता सन तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता और ऐसे ही ये रोटेट भी कर रही होती। अगर सीधा होगा तो ऐसे ही रोटेट करेगी ना, ऐसे ही रोटेट करेगी ना। अभी तो ऐसे रोटेट करती है क्योंकि ये एक्सिस है इसका है। अगर सीधी होती तो
सेम अमाउंट ऑफ लाइट पड़ती और हर जगह सेम टाइम पे यहां से यहां जो भी फेस इसका सन की तरफ होता है सेम टाइम पे वहां पे डे स्टार्ट हो जाता होता है, ऐसा हो सकता था। और जब जैसे ये मुड़ती तो जैसे मुड़ के ये वाला फेस आएगा तो वहां पे रात हो जाएगी। पर वो ये नहीं कहना चाह रहे कि डे और नाइट का ड्यूरेशन, वो कह रहे सीजन की वजह से, वो कह रहे सीजन भी चेंज हुआ। और सीजन कैसे चेंज होते हैं? सीजन चेंज होने का क्या फिनोमिना है? सीजन चेंज होने का फिनोमिना था कि कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका सन के टाइप पास होगा तो वहां पे समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यही है ना। और आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे दूर वाली साइड होगा तो विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यही पढ़ा है ना? सही बात है ना? नहीं है ये? नहीं है? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन की तरफ था तब हम बोलेंगे ना समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की दूसरी तरफ, और यहाँ सन है और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर इसके पास आ गया, ऐसे टिल्टेड है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि समर सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी होती है तो हमारे यहाँ ठंड होती है, तब है ना? सही बात है। यहाँ कोई डाउट है क्या? आपको कोई डाउट है? पक्की बात है। फिर अगर अर्थ टिल्टेड है, अगर अर्थ टिल्टेड है तो अर्थ जो है वो इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड अब रोटेट कर रही है। तो आप बताओ कि उससे मैंने क्या कहा था कि क्या हुआ होगा? दो तीन चीजें लिखवाई थी, याद करो। तो जल्दी कैसे भूल जाते हो यार? क्या कहा था? अच्छा पहले ये बताओ कि दिन और रात हो रही है, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से हो रही है या रेवोल्यूशन की वजह से हो रही है? अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उसमें डे और नाइट। और ये जो सीजन आपके बन रहे हैं ये किसकी वजह से? रेवोल्यूशन की वजह से है? ठीक है, पहले बताओ आपको ये सारी चीजें जो है इसमें पहले कोई डाउट है तो थ्योरी में, तो थ्योरी पहले बताओ कि हाँ इसकी थ्योरी में सर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ाई है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले बताओ इसकी थ्योरी में कोई डाउट है तो कुछ फोटो से देखेंगे, बताओ, देखना है। थ्योरी में कोई डाउट है? थ्योरी में कोई डाउट नहीं है तो आप बताओ कि इसका आंसर बी होगा या फिर डी होगा? आप देखो ए और सी तो नहीं होगा, ए और सी तो आंसर नहीं हो सकता, नहीं होगा। आप देखो कि इसका आंसर बी होगा या डी होगा, कुछ आप देखो कि बी हो सकता है या डी हो सकता है। आप देखो कि जो बच्चे बी बोल रहे हैं कि इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, जो ये बच्चे बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ है उसकी वजह से ड्यूरेशन जो है आपका डे और नाइट का वो चेंज होता है, ये लिखा है बी ऑप्शन में, है ना? तो ये तो पॉसिबिलिटी है, सही बात है कि नहीं है? और जो डी ऑप्शन कह रहा है कि वो तो एक्सिस पे अपने टिल्टेड है, उसकी वजह से ऐसा कुछ डे और नाइट में डिफरेंस होना ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे होगा बताओ? बताओ। बोलो ना, क्या हो गया? अगर अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है उसकी वजह से डे और नाइट में कोई डिफरेंस होगा? इतना डर क्यों लगा आप सब? क्या हो गया? आपको कुछ कहना है ना, बोलो। पक्की बात है? आपको भी कुछ नहीं कहना? आंसर दे दिया ना आप दोनों ने? कौन से? डी और आपने बी।
पहले आंसर, इसका आंसर तो दो कि ये टिल्टेड है तो उसकी वजह से दिन और रात में कोई फर्क पड़ा होगा कि नहीं। इसीलिए मैं तेज तेज नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि देखो अब आपको याद ही नहीं होगा। क्या किसकी वजह से, कैसे? डिपेंड करता है कि कौन सी साइड वो टिल्टेड है, नॉर्थ साइड या साउथ साइड। क्वेश्चन में तो सीजन पूछना, सीजन तो डेफिनेशन में आएगा अराउंड द पूरा। अब वो जो वो कह रहा है वो आपको समझ आ रही है, जो वो कहना चाह रहा है वो समझ आ रही है? आपने ऐसा सुना है कभी कि कोई बंदा आर्टिक में चला जाता है तो वहां तो 6-6 महीने तक या तो सूरज ही रहता है या फिर 6 महीने अंधेरा रहता है। वो किसकी वजह से है? वो किसकी वजह से होता है? रेवोल्यूशन की वजह से नहीं होता है, वो टिल्टेड है इसकी वजह से होता है। आप बात समझ रहे हो? ये मानो ये अर्थ ऐसे टिल्टेड है और इसका ये वाला फेस सन की तरफ है, ये वाला फेस है ना? तो आपने जो एक फिनोमेना सुना है कि आर्टिक में बहुत देर तक 6 महीने तक तो हमेशा सूरज रहता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये कितना भी रिवॉल्व करे सन के हमेशा डायरेक्ट सीध में रहता है ना? हमेशा सन के डायरेक्ट सीध में रहता है। सन के हमेशा डायरेक्ट सीध में रहेगा तो कभी भी वहां पे शाम नहीं होगी। सूरज आपको दिखेगा कि सूरज यहाँ से उगा है, यहाँ पे आता है, लेकिन वो जो किसको आप होराइजन बोलते हो है ना, वहां तक आपको आता हुआ दिखता है और फिर वहां से चढ़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसकी हाइट ऐसी है, वो टिल्टेड ऐसा है। और जब ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमेशा आपको रात ही रात दिखेगी। ये बात समझ आ रही है? इसका कि ये इलिप्टिकल है और ये सब तो आपको कंफ्यूज कर रहा था, ये बताने के लिए कि आप सोचो इसके बारे में कि हाँ ये वाली चीज हो सकती है, ये वाली चीज हो सकती है। आप एक बार 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो। 2018 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में किस बुक में दिया है? मैं पहले आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसके बाद आप करेंगे। आपने ऐसा फिनोमेना सुना है ना? नहीं सुना? कि आर्टिक में 6 महीने तक जो है वो सूरज रहता है और 6 महीने वहां पे अंधेरा रहता है। सुना है? सुना है कि नहीं? ठीक है, तो फिर 2018 का नहीं, 2019 में आया। अच्छा, मैं तब तक ढूंढता हूं, लेकिन तब तक आप एक और क्वेश्चन लिखो। तब तक आप ये लिखो कि which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? Might have influenced the evolution of organism. पहला वो कहना चाह रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पहला कहना चाह रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा कहना चाह रहा है ग्लेशियल साइकिल्स। पहला कह रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा कह रहा है ग्लेशियल साइकिल्स। और इसका ऑप्शन वही 1 2 फिर वो 1 2 वही वाली साइड में। ऑप्शन वही only 1 only 2 both 1 2 neither 1 2।
अच्छा न्यूज में एक चीज चल रही थी कि हमारे जो चीफ जस्टिस है वो चेंज हुए है ना। फिर एक और न्यूज चल रही थी कि एक जज को अपॉइंट करने के लिए नाम भेजा गया ट्रिब्यूनल, उसके द्वारा तो फिर वो चेंज सरकार ने माना नहीं, है ना। ये न्यूज देखी आपने? ये जो जज की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें नाम भेजे जाते हैं, कॉलेजियम सिस्टम में नाम नहीं भेजते हैं कि इसको अपॉइंट करो, भेजते हैं। इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ये जो अभी आपको दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से ही, और नीचे वाला क्या है? तो वो नहीं होगा इसका आंसर। जब मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाता था तो उसमें मैंने ग्लेशियर डिपॉजिट वाले बात करी थी कि नहीं? तो बोथ वन एंड टू आंसर होगा इसका। ठीक है, बोथ वन एंड टू आंसर होगा। पहले का आंसर है डी। और उसके मिलता जुलता आपको एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लेकिन अभी वो मुझे मिल नहीं रहा। एक मिनट आप वेट करिए। अच्छा क्वेश्चन लिखिए, मिल गया। ऑन 21st June the on 21st June the sun on 21st June the sun, नीचे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? does not set below the horizon at Arctic circle, does not set below the horizon at Arctic circle, does not set below the horizon at Arctic circle, horizon at Arctic circle, बात समझ आई? सेकंड चीज कह रहा है does not set below the horizon at Antarctic circle, at Antarctic circle, at Antarctic circle. C कह रहा है shines vertically overhead at noon on the equator. C कह रहा है shines vertically overhead at noon on the equator. फिर D कह रहा है shines vertically overhead at Tropic of Capricorn. D कह रहा है कि shines vertically overhead at Tropic of Capricorn. अभी इस सवाल को आप थोड़ा सा देखो कि ये 21 जून तो उसमें तो ये समर सॉल्स्टिस होता है 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है।
समर सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है? समर सॉलिस्टिस का मतलब होता है कि गर्मियों में सबसे लंबा दिन, है ना, और विंटर सॉलिस्टिस का मतलब होता है सर्दियों में सबसे लंबी रात। यही होता है, यही होता है ना। और फिर दो चीजें होती हैं जिनको बोलते हैं इक्विनॉक्स, तो दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो सेम। सही बात है, सही बात है ना। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि 21 जून जहां पे दिन सबसे लंबा होगा, कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। कोई भी बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, है ना। तो समर सॉलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यही मतलब है इसका कि समर सॉलिस्टिस दिन सबसे लंबा होगा कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, 21 जून को, क्योंकि वहां पे समर सॉलिस्टिस है। फिर वो नीचे बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो इनमें से क्या क्या चीजें होंगी। आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ो और सोचो कि क्या हो सकता है इसमें। कोई निष्कर्ष पे पहुंचे कि क्या इसका आंसर होगा? टॉपिक ऑफ चैप्टर ग्राउंड टू साइंस नहीं करता हूं ये कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे आपकी क्या हो सकता है? पहुंचे? अभी मैंने आपको बताया ना इसका आंसर। इससे पहले तो मैंने यही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था ना। मैं क्या कह रहा था कि क्या होगा? फोटो तो देखो यार। यार क्या कहने का मतलब था कि ऐसा अगर होगा लो देखो फोटो, वो क्या कह रहा है कि अर्थ टिल्टेड है, दिख रही है। अर्थ अगर टिल्टेड है तो फिर उसमें आर्टिक सर्कल ऊपर की तरफ बनाया है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया है, फिर इक्वेटर बनाया है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया है और फिर अंटार्कटिक सर्कल बनाया है, नीचे बनाया है। अर्थ टिल्टेड है ऐसी की तरफ, मतलब कि क्या है? समर सॉलिस्टिस होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि भाई ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सन की तरफ है और ये सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर की तरफ है। दिख रहा है? ये दिख रहा है। इसका मतलब कि आप आर्टिक सर्कल को देखो और वहां पे रोशनी देखो कि वो वाली पोर्शन में कितनी रोशनी है, और आपका जो यार मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा सन की तरफ है। दिख रहा है आपको? आप एक बार कॉन्टिनेंट देखो, कॉन्टिनेंट तो अर्थ इंडिया ऐसे टेढ़ा मुड़ा हुआ दिख रहा है, और आर्टिक तो वो ऊपर पड़ता है, दिख रहा है। उसकी साइड, दूसरी साइड तो ओशन है, दिख रहा है? दिख रहा है? और ये क्योंकि टिल्टेड है तो आप देखो कि वहां पे पूरा टाइम सन पूरा टाइम रहेगा, मतलब वो कितना भी मुड़ जाए सन, ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि होराइजन में थोड़ा सा नीचे गया और फिर रुक गया। क्यों? क्योंकि वो इतनी हाइट पे है। कहां पे? आर्टिक सर्कल इतनी हाइट पे है। बात समझ आई? बात समझ आई? उसके आप नीचे आओ,
थोड़ा और नीचे आओ तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्टिक सर्कल। और आर्टिक सर्कल का वो वाला पोर्शन जो है वो सन से दूर की तरफ है, ठीक है। जो एंटार्क्टिक सर्कल है नीचे वाला है, तो अगर 21 जून को ये क्वेश्चन चेंज करके आपको बोलता कि ऑप्शन में, अगर आपको ये क्वेश्चन में ऑन 21 जून और सेकंड ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन पढ़ो, वो ये लिखता कि डज नॉट सेट बिलो द होराइजन इन एंटार्क्टिक सर्कल की जगह चेंज लिखता, नॉट नहीं लिखता, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक हो सकता था। वो ये कहना चाह रहा है कि आर्टिक सर्कल में सन नीचे सेट नहीं करता है और आपको दिखता है, मतलब पूरा टाइम यहाँ पे दिन रहता है ना। इसका मतलब एंटार्क्टिक सर्कल में पूरे टाइम रात रहती है उस टाइम। बात समझ आ रही है? किसकी वजह से ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से बात करो, आप आपस में सब बात मत करो। आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये वाला फोटो देखो सर, इसमें टिल्ट नहीं है, इसमें सीधा है, आप दिख रहा है। अब मैं कल स्लाइड बना के लाऊंगा, उसमें एक में सीधा रखूंगा, एक में टिल्टेड रखूंगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ और एक में सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। आप देखो कि ये फोटो में ये एकदम सीधा है, कोई टिल्ट नहीं है, सीधा दिख रहा है। तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है ना। जैसा ऊपर वाला पोर्शन है वैसे ही नीचे भी है ना। और आपको ये तो पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट कम है ना। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी कॉन्टिनेंट ज्यादा है ना, लैंड मास ज्यादा है ना। जब आप आगे चल के क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे उसमें ईस्टर्ली वेस्टर्ली पढ़ोगे और ये देखोगे कि ईस्टर्ली वेस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों ज्यादा था, पता चलेगा भाई वहां लैंड मास कम है, ओशन ज्यादा है, इसलिए आपको तेज महसूस होती है। बात समझ आई? बात आई समझ? वैसे उस चीज को आप देखो कि पहले यहाँ पे अर्थ एकदम सीधी है, ये पहला केस है। पहले इस फोटो को देखो, अर्थ एकदम सीधी है, सारे कॉन्टिनेंट एकदम सीधे हैं, पूरी की परछाई एकदम सीधी दिख रहा है। अब आप दूसरी फोटो देखो, ये वाली फोटो देखो, तो इसमें आप देखो कौन सा वाला पोर्शन सन की तरफ है। सन की तरफ कौन सा वाला पोर्शन है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसमें सन की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अभी एक फोटो देखो जिसमें सन की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर। अभी मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया साथ में, कौन सा? हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? मैं क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहा था मैंने, क्या होगा? ए पार्ट होगा। ये वाला विंटर सॉल्स्टिस दिख रहा है आपको? ये विंटर सॉल्स्टिस दिख रहा है? इसमें वो ऑस्ट्रेलिया और ये वाली पोर्शन आपको दिख रहा है कि वो सन की तरफ है और जो दूसरा वाला पोर्शन है वो अवे है। कौन सा पोर्शन दिख रहा है आपको, पहले बताओ सन की तरफ। अगर विंटर सॉल्स्टिस है तो सन की तरफ कौन सा वाला पोर्शन होगा? विंटर सॉल्स्टिस मतलब रात सबसे लंबी है ना। रात लंबी कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्या ये
समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस है तो मतलब वो सन की तरफ है ना, और विंटर सॉलिस्टिस है अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब वो सन के दूर की तरफ है ना, मतलब कि ज्यादा सन की रेस कहां पड़ेंगी? ऑस्ट्रेलिया में, है ना, और हमारे यहाँ पे रातें लंबी होंगी। बात समझ आई? ये किसकी वजह से? क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है। ये जो टिल्टेड है वो आपको समझ आ रहा है क्या मतलब है? वो उसका एक्सिस ऐसे है, ये इसका एक्सिस ऐसे है, उसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट ऐसे उठ गए हैं तो ज्यादा रोशनी पड़ रही है। ये ऐसे रहते तो ये वाली ये एक्सिस अगर मैं सीधा कर दूं तो आपने दूसरी फोटो देखी ना? बात समझ आई? अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें आप आगे देखो कि ये ओशन, और मैंने बोला कि ओशन नीचे से उसमें ये मिड ओशनिक रिज और ट्रेंचेस होंगे, है ना, और बहुत सारे लैंडफॉर्म। वो कहां पे? ओशन की सरफेस पे, ओशन की सरफेस पे अलग अलग लैंडफॉर्म होंगे। वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन, बीच में मिड ओशनिक रिज, और फिर उसके बाद आपके ट्रेंच दिख रहे हैं आपको? वहां से देखना स्टार्ट करो। दिख रहा है? मतलब साफ दिख रहा है? तो जहां कह रहे हैं कि एकदम कॉन्टिनेंट ओशन को मिलता है, जो जहां बीच होता है आपका, है ना, जहां पे आपके बीचेस होते हैं और आप थोड़ा सा पानी के अंदर जाते हो, है ना, वो कह रहे हैं कि वो वाली प्लेट जो है आपकी, वो वाली जगह जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उससे आप थोड़ा सा नीचे जाओ तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो स्लोप होगी वो उतनी ज्यादा डीप नहीं होगी, है ना। आप धीरे धीरे जाते हो तो थोड़ी थोड़ी टांगे अंदर, वही जो मैंने आपको बताया था, है ना। अचानक से स्विमिंग पूल की तरह नहीं है कि सीधा गए और नीचे आ गया, है ना, है ना। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो ज्यादा स्टीप नहीं है। वो आपको वो दिखाना चाहता है वो फोटो कि कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा और फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगी, शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, और वो ज्यादा स्टीप है। दिखा रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर वो और क्या दिखाना चाह रहा है? सेंटरी सेंटर में आपको दिखा रहा है कि मिड ओशनिक रिज है। मिड ओशनिक रिज वो छोटी छोटी माउंटेन की चेन जो आपको बोली थी कि सेंटरी सेंटर में बनेगी, कहा था ये मिड ओशनिक चेन सेंटर में क्यों बनेगी? ये वहां साइड में क्यों नहीं बनी? आप बताओ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये मिड ओशनिक रिज तो ये इस फोटो में सेंटर में बनी है, वो वहां साइड में क्यों नहीं बनी है? एक ओशन प्लेट है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों एक ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। वो तो क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको दिख रहा है ना। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपका मिड ओशनिक रिज है ये इधर सेंटर में क्यों बना है, ये उधर क्यों नहीं बना, वो पूछ रहा हूं। क्यों क्यों वहां क्यों नहीं है, यहां क्यों है? बताओ बताओ, बोलो ना। दक्षिणी वही हो रहा होगा। ये मिड ओशनिक रिज दिख रही है आपको? उसके साइड में देखो क्या है? ट्रेंच। अरे कुछ नहीं है भाई, वहां कॉन्टिनेंटल स्लोप तो ये होता ही ऐसा है, ये लैंडफॉर्म ऐसा होता है। पहले आप जाओगे, वो जो मिड ओशनिक रिज है वो जमीन के नीचे बनती है, इसीलिए वो बाद में आई है। इतना कहने का मतलब है। मैं क्या कह रहा था कि वो वहां क्यों नहीं, वो वहां क्यों नहीं है? क्यों क्यों भाई, वहां कैसे हो सकती है? पहले कॉन्टिनेंटल स्लोप आती है और ये जो मिड ओशनिक रिज है ये तो ओशन के सरफेस के बीच में है ना, तो ये आपको कोने पे थोड़ी दिखेगी। ये कहने का मतलब था। बात समझ आई? ये मिड ओशनिक रिज कहाँ है?
ये पूरा समंदर है और ये समंदर का पानी मानो कि यहाँ से है क्या, ये तो सेंटर में होता है। हाँ तो ये समंदर का पानी ऐसे ऐसे है और ये पानी निकाल के बीच का फोटो दिया है और ये जो आपके बीच वगैरह है वो यहाँ पर है, वो जहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, दिख रहा है ना, है कि नहीं? फिर वो क्या कहना चाह रहा है, बीच में आपका मिड ओशनिक रिज, फिर उसके नीचे आपको आगे दिखा रहा है ट्रेंच, ट्रेंच दिखा रहा है, ट्रेंच दिख रहा है, ठीक है। फिर वहां से फिर से कॉन्टिनेंटल स्लोप और फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिख रही है। ये सारी चीजें हमने देखी थी कब, जब हमने कहा था कि इसके ओशनिक क्रस्ट के नीचे अलग अलग कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं और उसकी वजह से ऐसी चीजें बनी होंगी। कौन से लैंडफॉर्म जो ओशनिक क्रस्ट के ऊपर बने होंगे, ये चीज हमने पढ़ी थी ना, कि ओशनिक क्रस्ट के ऊपर लैंडफॉर्म बने होंगे। कौन कौन से, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, मिड ओशनिक रिज और फिर ये ट्रेंच। ठीक बात है, फोटो आपने देख ली, फोटो देख ली तो फिर कुछ काम की बात। हाँ बोलो, कोई डाउट है? ट्रेंच जो होते थे वो अंदर के लिए जा रहे होते हैं। हाँ ट्रेंच आपको मैंने बस अब वही बात कर रहा हूँ। ट्रेंच में मैंने आपको क्या कहा था, ट्रेंच में मैंने आपको कहा था कि कोई ओल्ड क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, है ना, ओल्ड क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड और मिड ओशनिक रिज पे आपकी न्यू क्रस्ट इज फॉर्म, है ना। ठीक है, फिर अगर आप देखो कि ये आपका कॉन्टिनेंट और यहाँ नीचे ऐसे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आपके पेड़ पौधे, ये आपका बीच और यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी, ये ओशन, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बीच है। तो ये आपका क्या है, ये वाली जगह जो होती है वो क्या होती है, क्या पढ़ा, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। स्लोप तो बाद में आई थी ना, शेल्फ के बाद स्लोप, है ना, सही बात है। और कॉन्टिनेंट के मतलब ओशनिक जो क्रस्ट है उस पे अगर कोई प्लेन होगा तो उसको बोलते हैं एबिसल प्लेन, एबिसल प्लेन। क्या है एबिसल प्लेन? एबिसल प्लेन को प्लेन जो जगह जो ओशनिक क्रस्ट के ऊपर आप पानी निकालोगे और ओशन को नीचे से देखोगे तो जैसे आपको कॉन्टिनेंट के ऊपर अलग अलग लैंडफॉर्म दिख रहे हैं, पहाड़ और वॉल्केनो और खाई, कैनियन बने हैं ना, जॉर्ज और प्लेन्स, वैसे ही जो एबिसल प्लेन है वो कहां पर है, जो आपका ओशनिक क्रस्ट है उसके ऊपर बनने वाला जो प्लेन है उसको बोलते हैं एबिसल प्लेन, ठीक है, ठीक बात है। ये बस ऐसे ही होगा, ये आप देखो, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर ये और नीचे की कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप, उसके बाद ये नीचे आ गया तो बस यहाँ पे कहीं आपका एबिसल प्लेन, फिर बीच में मिड ओशनिक रिज, ट्रेंच, ठीक बात है। जो भी प्लेन इलाका होगा आपका ओशनिक क्रस्ट का उसको आप बोलोगे एबिसल प्लेन। फिर इसमें काम की चीजें क्या है, काम की चीजें ये है कि मिड ओशनिक रिज आपको पता है कि वहां से मिड ओशनिक रिज से न्यू क्रस्ट बनती है और वो न्यू क्रस्ट कहीं ऊपर आती है तो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बनाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं बनाती है ना, कौन बनाती है, मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज क्यों बनाती है, क्योंकि भाई नीचे से मोल्टन मटेरियल ऊपर आ रहा है, सही बात है। फिर पढ़ने वाली चीज नेक्स्ट, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्यों इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी सारे आपके मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो आपकी फिशेज और वो सारी चीजें वो कहां पर होती हैं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, ठीक बात है। कॉन्टिनेंटल स्लोप की गहराई तो और ज्यादा है, बहुत नीचे है, ठीक है, ठीक है। और फिशेस वगैरह क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेनी है तो वो फिर बार बार ऊपर आती है, तो वो कुछ ऐसी डेप्थ पे रहती है कि उनको ऊपर आके ऑक्सीजन ले सके, है ना, तो बहुत नीचे तो नहीं जाती है। कॉन्टिनेंटल जो स्लोप है वो तो बहुत ही डेप्थ पे है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आपका सारा जो मरीन
लाइफ है, मरीन लाइफ जो होती है आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अराउंड होती है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अराउंड जितनी भी आपकी एल्गी और ये सारी चीजें जो यहाँ पे उगती हैं वो सारी कहां पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अराउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉक साइकिल में पहले इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक और फिर मेटामॉर्फिक रॉक। और इग्नियस रॉक मैंने कहा था कि ये अगर इग्नियस रॉक बन रही है तो इसके नीचे तो कोई मोल्टन मटेरियल आया होगा, ये फर्स्ट स्टेज है रॉक फॉर्मेशन की, है ना। फिर इसमें कोई फॉसिल्स, फॉसिल कौन से, प्लांट्स के, ट्री का ट्रंक, वो सब, और उसके बाद उस पे इंटेंस प्रेशर और ओवर बिलियन ऑफ ईयर वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होती है। और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक में और ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है ना। वैसे आप देखो कि अगर प्लांट्स, ट्रीज वो सब रॉक के अंदर जाए और उन पे इंटेंस हीट और प्रेशर लगे तो जैसे यहां से आपका कोल बनता है, कोल, है ना। ये जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है जिसमें आपके ट्री ट्रंक और प्लांट्स ये सब जाते हैं, वहां से आपका क्या बनता है, कोल, है ना। सही बात है ना। वैसे ही अगर किसी जगह पे रॉक के अंदर मरीन ऑर्गेनिज्म चले जाएं, मरीन ऑर्गेनिज्म तो वो क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर किसी रॉक के अंदर मरीन ऑर्गेनिज्म चले जाए, मरीन ऑर्गेनिज्म वो कोई भी चीज हो सकती है जो भी पानी के नीचे मिलेगी, मरीन ऑर्गेनिज्म लिविंग होगी ना। अगर ये किसी रॉक के अंदर चले जाए और इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो किसमें कन्वर्ट होंगे, तो ये आपका डिफरेंस है किस के बीच में, पेट्रोलियम और कोल के बीच में। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि पेट्रोलियम जो है वो आपको हमेशा कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलेगा, वो आपको कभी भी लैंड मास के बीच में नहीं मिलेगा, ठीक बात है, ठीक है। पहला पॉइंट, कोल आपको कहां मिलेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे नहीं मिलेगा, कोल कहां पे मिलेगा, वो तो लैंड मास के बीच में मिलेगा जहां पे पेड़ पौधे थे, ठीक है। और वहां पे इंटेंस हीट और टेम्परेचर की मतलब प्रेशर की वजह से वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हुआ है और अब उसमें फॉसिल्स हैं, है ना, ठीक बात है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ये पेट्रोलियम रिजर्व्स, दुनिया के पेट्रोलियम रिजर्व्स ये कहां लोकेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, कहां, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, कहां पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, ठीक है। फिर आप दूसरी चीज देखो, अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप क्या बोलोगे, इंडिया में 98% तो इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम, है ना, और बाकी 2% जो है वो यहाँ पे बॉम्बे हाई, है ना, महाराष्ट्र के मुंबई के ऑफशोर पे, है ना, बॉम्बे हाई, वहां से हम निकालते हैं कुछ पेट्रोलियम, क्यों, क्योंकि वहां पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां पे कुछ पेट्रोलियम के डिपॉजिट हमें मिले, ठीक है। इसलिए हमारा जो थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्शन होता है कहां से होता है, बॉम्बे हाई, ठीक है। वो बॉम्बे हाई ऐसा नहीं है कि वो इधर नीचे चले गए हैं माउंटेन रेंज और फ्रेंच के बीच में, है ना, वो कौन सी जगह है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे नीचे तो मोल्टन मटेरियल लावा है, इधर कहां से सेडिमेंट, मतलब कौन सा इधर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो बचेगा और जिसका कोई आगे चल के डिपोजिशन के बाद हीट और प्रेशर की वजह से वो पेट्रोलियम बनाएगा, वो तो भाई यहाँ, क्योंकि मरीन ऑर्गेनिज्म तो यहाँ रहते हैं, है ना, ठीक बात है, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप वर्ल्ड में अलग अलग जगह देखो कि आपको पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, और जहां जहां पेट्रोलियम मिलता है आपको पता चलेगा वो सारी जगहें कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक बात है। अब इंडिया में एक और इसमें एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, इंडिया में एक्सेप्शन एक और जगह आपको मिलता है, वो क्या है, असम में, असम में दिग्बोई, इंडिया में 2 जगह पेट्रोलियम मिलता है, एक कहां, बॉम्बे हाई, दूसरा असम, असम में कहां, दिग्बोई नाम की एक जगह पे। यहाँ क्यों मिलता है, ये वाली चीज हम आज नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये पढ़ने के लिए तो पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है, ठीक है। वो वाली सारी चीजें कि राजस्थान पहले वहां पे कोई ओशन होता था और बाद में डेजर्ट बन गया, वो सारी चीजें वो तो इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा, पर अभी आप ये देखो कि एक एक्सेप्शन है, और ये जब आगे हम पढ़े तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ
हमने देखा था कि पेट्रोलियम रिजर्व हमको डिगबोई में मिलते हैं। अगर आप दुनिया के सारे ओशंस और सीज को देखो कि कहां पे बड़ी बड़ी कंट्रियां और जो पेट्रोलियम जो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हैं, तो हमने क्या कहा था, वो उन कंट्रीज का नाम क्या था, ओईसीडी नहीं, ओपेक कंट्री। ओपेक कंट्री थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना, ओपेक कंट्री। तो आप देखोगे कि उनके जो भी पेट्रोलियम रिजर्व है वो किसी सी के अलोंग मिलेंगे आपको, कि कॉन्टिनेंट के बीच में नहीं मिलेंगे, वो किसी सी के अलोंग मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ सी और उन सब चीज को हम एटलस में मार्क करेंगे। तो आप अपना एटलस खोलो। आप देखो, एक बार मैंने आपको एक एमसीक्यू कराया था, मुझे याद है, मैंने आपको बोला था कि एक जगह है जहां का पेट्रोलियम जो है वो स्वीट होता है, ऐसा करके मैंने एक दिन कहा था, है ना, याद है आपको। मैंने कहा था कि इंग्लैंड और उसके ऊपर एक जगह है, मैंने कहा था यहाँ से निकलने वाला नॉर्थ सी में से निकलने वाला जो तेल होता है वो थोड़ा स्वीट होता है, उसका सल्फर कंटेंट थोड़ा कम होता है। ऐसे एक दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है? ठीक है। इंडिया का तो आपको पता है कि हाँ, अरेबियन सी में बॉम्बे हाई नाम की एक जगह है। आप देखो वर्ल्ड में दूसरी और जगह है, जैसे कि आप क्या खोलो, आप रशिया का मैप खोलो, आप खोलो रशिया का मैप। आपको रशिया का मैप दिखा? आप रशिया का मैप देखो तो आप देखो कि रशिया भी एक, रशिया के पास बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व है? रशिया के पास बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व है और ये अपने पेट्रोलियम का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो कहां से करते हैं? आप ऊपर देखो आर्टिक ओशन दिख रहा है? रशिया के ऊपर आर्टिक ओशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इस आर्टिक ओशन में आप देखो एक बेरेंट सी करके एक छोटा सा समुद्र दिख रहा है, बेरेंट सी दिख रहा है। तो रशिया का जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन है, जो वो ऑयल निकालते हैं, वो कहां से निकालते हैं? ये बेरेंट सी के बीच में से, बेरेंट सी के बीच में से, पता चल रहा है? आप ये देखो, ये सारी चीजें, और आपके मैप में ऐसा बना हुआ दिखता है आपको कि ये सब ऐसा कुछ ये बना है, ये दिख रहा है आपको? ऐसा आपके मैप में बना है? बना है? नहीं बना है? कोई जगह होती है जहां पे थोड़ा डार्क कलर होता है, थोड़ा लाइट कलर होता है, ठीक है, उसको आप साइड में पढ़ना कि उसका मतलब क्या होता है, वो डेप्थ बताता है आपको, ठीक है, कि किस जगह की कितनी डेप्थ है ना, ठीक है। तो जो रशिया की ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो कहां पर है? बेरेंट सी की तरफ, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां से वो अपने ऑयल का एक्सप्लोरेशन करती है, ठीक बात है। अब यहां से अगर ये ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेगी तो फिर कहीं पे भेजती भी होगी, ठीक बात है, सारा का सारा पेट्रोलियम खुद तो ले नहीं लेगी, है ना, एक्सपोर्ट करेगी, बात है। फिर आप देखो कि इसके जो सारी की सारी सिटीज हैं, इसकी जो सारी की सारी सिटीज हैं वो कहां पर है? मैंने कहा आपको यूरोप वाली साइड पे, और ये बेरेंट सी भी कहां पर है? यूरोप वाली साइड पे है, जहां पे आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहां रशिया और उसके ऊपर बेरेंट सी दिख रहा है, ठीक बात है ना। रशिया का जो ईस्ट वाली साइड है, रशिया की जो ईस्ट वाली साइड है वहां पे रशिया की कोई भी मेजर सिटी नहीं है, क्यों? वहां पे देखो आप साइबेरियन प्लेन, साइबेरियन प्लेट्यू, है ना, वहां का जो टेरेन है वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक बात है। यहां से अगर ये पेट्रोलियम निकाल रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट करते होंगे, लेकिन आप देखो कि सर्दियों के समय में ये आर्टिक ओशन तो फिर ये तो जम जाता होगा, ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ना कैसे है वो बताना चाह रहा हूं। हम आगे चल के एक चीज पढ़ेंगे जब हम करंट्स पढ़ेंगे, इसके बाद
ओशनिक करंट। फिर हम पढ़ेंगे कि यार एक कोई वार्म करंट है जिसकी वजह से सर्दियों में भी यहाँ पे रशिया का एक पोर्ट है जो कि ओपन रहता है, बेशक यहाँ पे आर्टिक ओशन है। क्यों? क्योंकि एक वार्म ओशन करंट रशिया के इस आर्टिक ओशन वाले पोर्ट की तरफ आती है जो यहाँ के पोर्ट को जमने नहीं देती है, जिसकी वजह से ये पोर्ट ओपन रहता है और वहां से ये सारा जो पेरेंट सी में से पेट्रोलियम निकल रहा है वो रशिया एक्सपोर्ट कर पाता है। बात समझ आई? बात समझ आई? ये कैसे हो रहा है पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान में रखो कि हमें आगे ये चीज पढ़नी है, ठीक है? आप ये भी तो चीज देखोगे ना कि ये आर्टिक ओशन में अगर कर रहे हैं तो ये तो जमा हुआ होगा, है ना? सही बात है ना, आर्टिक ओशन तो जमा हुआ होगा ना, सही बात है। वहां से अगर पेट्रोलियम का पहले तो एक्सट्रैक्शन इतना मुश्किल है, ठीक है? पूरी बर्फ को काट के आपको नीचे से वो आप निकालोगे और फिर वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए तो शिप को निकालना है ना? रोड से तो नहीं भेजेंगे ना, शिप से भेजेंगे ना, सही बात है ना? वहां से अगर आपको इसका एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो ये अगर पूरी ओशन जमी हुई है वहां से, और ये आप देखो कि कितनी ऊंचाई वाली जगह है तो ये तो सारी बर्फ वाला इलाका है ना, वहां से शिप को जाना ये सारी चीजें मुश्किल। लेकिन क्योंकि वहां से एक वार्म ओशनिक करंट पास होगी तो आप देखना कि वो जगह जो है वो हमेशा सर्दियों के टाइम पे भी गर्म रहेगी, उसकी वजह से वहां से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट हो सकता है। ये सारी चीजें तो अब देखेंगे हम जब हम अभी थोड़ी देर के बाद ओशनिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है? ये एक चीज देखिए। दूसरा, आप ब्रिटेन के मैप में आओ और वहां पे देखो नॉर्थ सी। आप ब्रिटेन के मैप में हो और वहां पे आपको दिखेगा नॉर्थ सी। ब्रिटेन का मैप दिख रहा है? ब्रिटेन तो उसके राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है नॉर्थ सी, ठीक है ना? यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व, यहाँ से ब्रिटेन जो है वो अपना पेट्रोलियम निकालता है, ठीक बात है? ठीक है, ठीक है? नहीं दिख रहा आपको नॉर्थ सी? नॉर्थ सी दिखा? ये नॉर्थ सी, यहाँ पे नॉर्थ सी, ठीक है? फिर आप आओ कि जो जहां सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व, तो आ जाओ आप साउथ वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में ये सऊदी अरेबिया, कतर और ईस्ट वाले मैप पे जहाँ पे सारा आपका सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह ये सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे आप देखो जरा, ये पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ, ये पूरा का पूरा बाबल मंडेब, रेड सी, ये सारी की सारी जो जगहें हैं यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ऑयल रिजर्व हैं। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे ऑयल रिजर्व हैं, ठीक है? ये आपको दिख रहा है, ये सऊदी अरेबिया, ये ईरान, ये सब दिख रहा है। ये इसके अलोंग यहाँ पे, इसके अलोंग यहाँ पे ईरान के, यहाँ सऊदी अरेबिया के, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, इनकी ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक बात है? आप देखो जहां आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप देखो यार, ये वाले मैप में आपको बगल में दिख रहा है, यहाँ पे एक मैप है? आपके वाले में यहाँ पे एक मैप है बगल में, मेरे वाले में है देखो। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लिखा है ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज और सबसे ऊपर लिखा है ऑयल फील्ड। तो देखो ये जो ये जगह दिख रही है, ये मार्क जो बनाया है वो सारा इसके अलोंग ये सारी ऑयल फील्ड दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं कि बीचों बीच है, देखो बीचों बीच नहीं है, ये तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इसके आसपास है, यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको अभी नहीं दिख रही ना तो कोई बात नहीं, हमें अभी मिनरल्स पढ़ने हैं, जब मिनरल्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि कोल कहाँ है, पेट्रोलियम कहाँ है, ठीक है? लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि आपको पेट्रोलियम तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? ठीक है? और फिर आप देखो मेरे मैप में ये एक और चीज दिखा रहा है, ऑयल फील्ड तो दिखा रहा है, साथ में दिखा रहा है ऑयल की पाइपलाइन। मतलब यहाँ पे निकला है अगर, तो ये पाइपलाइन से देखो कि पूरे सऊदी अरेबिया में हर जगह जा रहा है, दिख रहा है? ये रेड वाली क्या है? ऑयल पाइपलाइंस। फिर ये रेड वाली में ना ऑयल पाइपलाइन दिखा रहा है, अभी देख लेंगे, आप इतना टेंशन मत लो। पर ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ऑयल फील्ड है और फिर वो ऑयल फील्ड से अलग अलग ऑयल पाइपलाइन से पूरे सऊदी अरेबिया में, ईरान में और इन सबकी अपनी अपनी ऑयल पाइपलाइन है, ठीक है? ठीक है? ठीक है।
फिर आप यहाँ देखो जरा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें आप नीचे देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसमें नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है तो आप देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ पे अगर इसका आप पॉलिटिकल मैप देखो तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम तो मैक्सिको का है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इसके साथ बहुत सारा पोर्शन लगता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो जो स्टेट है वो कौन सी है, टेक्सास है। जो नीचे जो स्टेट है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो वो यहाँ पे टेक्सास है। आप जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर आप मैप देखो तो वहां पे आपको पता चलेगा नीचे यहाँ पे तो टेक्सास की बड़ी सी स्टेट है? आपको दिख रहा है आपके मैप में दिख रहा है टेक्सास ना? तो आप देखो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो टेक्सास एक जगह है वहां पे भी आपको ऑयल पेट्रोलियम इसके रिजर्व्स दिखेंगे, ठीक बात है। और एक और एलिमेंट जो अर्थ पे बहुत ज्यादा रेयर है जिसको आप क्या बोलते हो, सल्फर, ठीक है। आप कभी भी देखोगे तो सल्फर जो है वो एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ की क्रस्ट पे बहुत ज्यादा कम मात्रा में अवेलेबल है। कौन? सल्फर। तो वो आपको कहां पे मिलेगा? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको इज फेमस फॉर सल्फर, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि यार ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या मिलता है तो आप बोलोगे हाँ सल्फर यहाँ मिलता है। वैसे मैंने आपको एक बार क्या बताया था कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, यहाँ क्या बोला था मैंने उसको? लिथियम ट्राइंगल, याद है? एक बार मैंने आपको क्लास में बताया था कि लिथियम, उससे सारी कंट्रीज अपना लिथियम आयन बैटरी बनाती हैं, है ना? तो एक लिथियम ट्राइंगल बनता है साउथ अमेरिका में, है ना? ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। लेकिन आप याद करो कि मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था। वैसे अगर आपसे कोई बोले सल्फर, तो सल्फर भाई अर्थ की क्रस्ट में उतनी अच्छी मात्रा में नहीं है जितने बाकी एलिमेंट है। और अगर आपको देखना हो कि वो कहां पर मिलता है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आजकल बहुत ज्यादा शेल गैस है, मैं आपको बताऊंगा। एक जैसे सीएनजी है, जैसे पेट्रोलियम है ना? तो आप पेट्रोलियम को ज्यादा इस्तेमाल ना करो, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो आप थोड़ा स्विच हो गए कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना? आप सीएनजी का इस्तेमाल करो, उससे कम ऐसी गैसेस निकलेगी जो आपका ग्लोबल वार्मिंग करे और ये सारी चीजें, है ना? तो आप वहां से निकल के कि आप सीएनजी यूज करो। वैसे ही एक शेल गैस होती है, कैसे होती है, क्या चीजें होती हैं, सब देखेंगे। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आगे अभी शेल गैस का बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहा है, ठीक है। और दुनिया में पेट्रोलियम और ये शेल गैस अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो वो सारी चीजें वो अपनी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके अराउंड, कहां पे? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और इसके अराउंड पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहा है। आप देखो शेल गैस तो इंडिया में भी मिलती है, लेकिन हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा जो उसका एक्सट्रैक्शन आपको नीचे से निकालना है उसके लिए पानी की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इंडिया में पहले ही ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो पानी तो वैसे भी नहीं है, तो इसलिए हम अच्छे से उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अभी आप इतनी सी इंफॉर्मेशन लिख के रखो, ठीक है, कि शेल गैस के डिपॉजिट हाँ इंडिया में भी है, पर उसको निकालने के लिए पानी की जरूरत होती है, क्योंकि शेल गैस जो है ना वो नीचे रॉक्स के नीचे होती है, ठीक है। तो आपको अभी तक क्या पता चला कि ये सारे पेट्रोलियम रिजर्व और ये सारी चीजें कहां पर हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और कौन-कौन सी सी में कौन-कौन सी कंट्री के ऑयल रिजर्व और पेट्रोलियम रिजर्व लोकेटेड है वो भी आपने देखा। इसके आगे की बात कल करेंगे। ब्लू होल है ना, वो टाइम चेक में क्या चीज? तो बहामास का ब्लू होल जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बहामास आइलैंड है, हां उसका सर जो ब्लू होल है वो भी सर नीचे के लिए जाता है ना,
बहामास जो आइलैंड है, हाँ वहाँ क्या है सर ब्लू होल में तो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था यार, सुनाई नहीं दे रहा, सही बता। डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ना मैं हाँ उसमें सर दिखा रहे थे ब्लू होल सर टेंस की तरह दिख रहा था तो सर नीचे के लिए जा रहा था ऊपर से ड्रोन की इमेजेस थे ना हाँ तो वो सर बीच में से अंदर ऐसे लग रहा था कि पानी अंदर की तरफ बह रहा है उसमें ब्लू होल में और सर सैंड भी जा रही थी क्या है ब्लू, क्या होल होल ब्लू होल, होल 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 जैसे ब्लैक पर जैसे ब्लू होल, ब्लू होल है। ये तो आपको कुछ होगा पता नहीं, मुझे पता नहीं इस चीज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आप भी बैठ जाते हो